5 अलग धर्म वाली बहुओं की सब्जी की खेती और घर। मूसलाधार बारिश के चलते गांव में एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में अंधेरे में एक दिया जल रहा है। उर्मिला जी फटी हुई रजाई ओढ़े खाट पर लेटी हैं और उन्हें तेज खांसी आ रही है। पांचों बेटे उनके चारों तरफ बैठे हैं। उनके चेहरे बुझे हुए हैं और कपड़ों पर कीचड़ लगा है। बस इतना ही जुगाड़ हो पाया है। पूरे हफ्ते की मजदूरी बारिश की बेट चढ़ गई। माँ, आज बस नमक रोटी ही बन पाएगी। परसों से राशन वाला उधार देने को भी मना कर रहा है। मेरे खाने की चिंता मत करो बेटो, तुम लोग खा लो। तुम पांचों शहर से आए हो, थके होगे। चूल्हे की मध्यम आग में पांचों भाई मिलकर रोटियां सेकते हैं और माँ को खिलाने के बाद खुद भी नमक रोटी खाकर जमीन पर टाट की बोरियां बिछाकर एक कतार में लेट जाते हैं। प्रिया, तुम तो महलों में रहती हो। तुम्हें इस टपकती छत के नीचे कैसे लाऊंगा मैं? तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगा? क्या ये गरीबी हमारे प्यार को निगल जाएगी? जोया को नवाबों जैसा शौक है और मेरे पास यहाँ उसे खिलाने को सब्जी तक नहीं। कल शहर लौटते ही कोई बड़ा काम ढूंढना होगा। सिमरन ने मुझ पर भरोसा किया है, पर इस कीचड़ भरे घर में उसे कैसे रखूंगा? मारिया को खूबसूरती पसंद है और यहाँ बस सीलन भरी दीवारें हैं। उसे कैसे बताऊंगा कि उसका माली असल में कितना लाचार है? पल्लवी तो मच्छर तक नहीं मारती। इस टूटे घर में वो कैसे रहेगी? मुझे उसे सच बताना ही होगा। पांचों भाई एक दूसरे की तरफ करवट लेते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। सो जाओ भाइयों, कल सुबह हम सबको वापस से शहर निकलना है। माँ की दवाई का इंतजाम करना है और अपनी तकदीर भी बदलनी है। रात के गहरे होने के साथ ही सभी की आंख लग जाती है और सुबह तड़के ही सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। मोहन, आर्यन, रुको बेटो। कब तक ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाओगे? अकेले शहर में रहते हो, अपना ख्याल नहीं रख पाते। अब मेरी मानो तो घर बसा लो। कोई घरवाली आ जाएगी तो कम से कम रोटी पानी का ठिकाना हो जाएगा। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? अभी तो घर की हालत ठीक नहीं है। हम किसी की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? अरे पागल, जब घर में लक्ष्मी आती है तो भाग्य अपने आप खुल जाता है। तुम लोग शहर जाओ और अब खाली हाथ मत लौटना। पांचों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रवाना हो जाते हैं और अपनी अपनी दिहाड़ी करने पहुंचते हैं। मोहन एक बेलदार था जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी सुरेश जी मोहन को साइट पर बुलाते हैं। ये ले अपनी कीमत, पूरे 5 लाख का चेक। इतनी कीमत तूने सपने में भी नहीं देखी होगी। अब मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे वरना तुझे जेल में सड़ा दूंगा मैं। साहब, मैं मजदूरी के पैसे लेता हूँ, मोहब्बत के नहीं। और मैं प्रिया जी से प्यार करता हूँ, ना कि उनकी दौलत से। मोहन की बात सुनकर सुरेश जी लौट जाते हैं और घर लौटकर जब वो अपनी बेटी प्रिया को धमकाते हैं तब प्रिया वो घर छोड़कर मोहन के पास पहुंचती है। मोहन, मोहन, तुम यहाँ हो? सुनो, अच्छा हो तुम घर से लौटा है। पापा को जब से हमारा पता चला है वो मेरा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। आज अगर हमने फैसला नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन प्रिया, ऐसे अचानक? मेरे पास ना तो पैसा है, कोई इंतजाम भी नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? मुझे दौलत नहीं चाहिए मोहन, मुझे तुम चाहिए। बस तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिया, ये क्या कह रही हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। चलो यहाँ से। मोहन प्रिया को लेकर शिव मंदिर जाता है। वहाँ कलावा, माला और सिंदूर लगाकर दोनों शादी कर लेते हैं और मोहन प्रिया को लेकर अपने गांव आ जाता है। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? माँ, मैं हूँ तुम्हारा मोहन। मैं तुम्हारी बहू को लेकर आया हूँ। क्या? लेकिन बेटा, ये सब कैसे हुआ? प्रिया आगे बढ़कर उर्मिला जी के पैर छूती है और फिर पूरी कहानी बताती है। माँ, जब मेरे पापा को पता चला मैं मोहन से प्यार करती हूँ तब। मेरी बेटी एक मामूली मजदूर से प्यार करेगी जिसकी औकात मेरे जूते साफ करने की भी नहीं है? उसके साथ तूने अपनी जिंदगी के सपने देख लिए। पापा, वो मामूली नहीं है, वो ईमानदार है। आपकी तरह हर चीज को पैसे से नहीं तौलता। अगर आपकी दौलत का रास्ता मेरे प्यार को रोकने के लिए बना है तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। तो निकल जाना। आज के बाद तू मेरी बेटी नहीं। जिस मजदूर के लिए बाप को छोड़ रही है वो तुझे सूखी रोटी भी नहीं खिला पाएगा। और मैं मोहन के पास चली आई। इतनी बड़ी कुर्बानी। बेटा मोहन,
तूने तो हीरा ढूंढ लिया। पर प्रिया देख ले, ये घर, यहाँ तो छत से पानी गिरता है, बिजली भी कभी कभी आती है। तू महलों की कली इस धूल में कैसे खिलेगी? माँ जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रिया, उर्मिला जी और मोहन बात ही कर रहे थे, तभी अचानक कबीर और मारिया भीगे हुए कपड़ों में अंदर आते हैं। कबीर, तू और ये लड़की, ये कौन है? माँ, ये मारिया है, आपकी बहू। नमस्ते माँ जी, मैं कबीर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने आई हूँ। कबीर मारिया की तरफ देखता और फिर अपनी कहानी सुनाता है। माँ, मैं जिस स्कूल में माली का काम करता था ना, मारिया वहाँ के प्रिंसिपल याकूब जी की बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की? हाँ, तू मेरे बगीचे की गंदगी साफ करने आता है और तूने मेरी बेटी के दिमाग में ही गंदगी भर दी। कल ही मारिया की शादी एक डॉक्टर से होगी। नहीं डैड, मैं सिर्फ कबीर से शादी करूंगी। वो भले ही माली है पर उसका दिल सोने का है। चुप कर, आज से तेरा बाहर निकलना बंद और तू अगर दोबारा यहाँ दिखा तो तुझे गायब करवा दूंगा। कबीर स्कूल के बाहर खड़ा होकर रो रहा था। तभी मारिया जंगला तोड़कर बाहर आती है और कबीर का हाथ थाम लेती है। वो पास के चर्च में जाते हैं। कबीर लोहे के एक पतले तार को मोड़कर अंगूठी बनाता है और मारिया को पहनाकर शादी कर लेता है। माँ जी, डैड ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया, लेकिन वो मेरा प्यार नहीं छीन सके। मैं इस टूटी छत के नीचे खुश रहूंगी, बस आप मुझे अपना लीजिए। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी झोपड़ी के बाहर एक ऑटो रुकता है और आर्यन जोया के साथ अंदर आता है। जोया ने बुर्का पहना हुआ है। मैं आ गया माँ, और देखो अपने साथ क्या लाया हूँ। हे मेरे मालिक, एक और लड़की? ये क्या हो रहा है आज? और ये तो मुस्लिम लड़की है। हाँ माँ, ये जोया है, नवाब साहब की बेटी। माँ जी, आर्यन ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। बस वही भरोसा मुझे यहाँ खींच लाया है। आर्यन बताता है कि कैसे जोया की अम्मी लाइबा बेगम ने उनके खत पकड़ लिए थे। एक बावर्ची के लिए तू हमारे खानदान की नाक कटवाएगी? नवाब साहब को पता चला तो वो तुझे दीवार में चुनवा देंगे। अम्मी, मुझे नवाबों की झूठी शान नहीं चाहिए, मुझे आर्यन की वफादारी चाहिए। बेगैरत, बेहया, एक कदम तू अब यहाँ से बाहर नहीं निकालेगी। अम्मी जान, मेरी अम्मी ने मुझे कैद कर दिया, लेकिन रात के अंधेरे में मैं अपनी अम्मी की दी हुई इत्र की शीशी लेकर भाग आई और आर्यन और मैंने वही निकाह किया। जी माँ, और मैंने इत्र की वही शीशी मेहर के तौर पर जोया को दे दी। आर्यन ने भी अपनी कहानी सुना दी। अब झोपड़ी में जगह कम पड़ने लगी थी। तभी एक ट्रक बाहर आकर रुकता है और सोहम सिमरन के साथ उतरता है। उनके पीछे कुणाल और पल्लवी भी एक टैक्सी से पहुंचते हैं। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ साथ में। सोहम सिमरन का हाथ थामे अंदर आता है। सिमरन पंजाबी सूट में है और उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। माँ, आपने कहा था ना खाली हाथ मत आना। देखो, मैं अपनी शेरनी को साथ लेकर आया हूँ। ये है आपकी बहू सिमरन। सोहम, तू भी? और ये तो सरदारनी है। बेटा, ये सब कैसे हुआ? सोहम सिमरन की तरफ देखता है और सिमरन अपनी आप बीती सुनाती है। माँ, सिमरन जूली जी के बड़े ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले घर की बेटी थी और मैं वहीं एक मामूली ड्राइवर और क्लीनर था। 2 दिन पहले मैं ट्रक के नीचे काम कर रहा था, तभी सिमरन के भाई वहाँ आते हैं। ओए, काम ठीक से नहीं हुआ, ट्रक का नुकसान कर दिया तूने। वो सोहम को खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। सोहम बेबस होकर मार खाता रहता है। रात का समय है। सोहम गैरेज के बाहर सड़क किनारे जख्मी हालत में पड़ा है। तभी सिमरन अंधेरी रात में छिपते छिपाते वहां पहुंचती है। उसके हाथ में लंगर का प्रसाद और मरहम की डिब्बी है। सोहम, ये लो लंगर का प्रसाद खा लो, तुम्हें बहुत चोट आई है। सिमरन, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारे भाइयों ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी अचानक से टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है। सिमरन के भाई और उसके पिता वहां आ धमकते हैं। भाई सोहम को जमीन पर पटक देते हैं और एक भाई सोहम के सीने पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। तेरी औकात हमारे ट्रक के पहिए साफ करने की है, हमारी बहन का हाथ थामने की नहीं। आज के बाद इसके आसपास भी दिखा तो जान से मार देंगे। सिमरन, इस मामूली ड्राइवर के लिए तूने अपनी माँ का दूध लजा दिया। आज के बाद अगर इस लड़के का नाम भी लिया तो या तो तेरी लाश दिखेगी या मेरी। मम्मी, हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि सेवा करने वाला सबसे बड़ा होता है। सोहन ने पापा की जान बचाई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तब आपके ये खानदानी लोग कहाँ थे? मैं तो सिर्फ इसी ड्राइवर की पत्नी बनूंगी। सिमरन के भाई उसे घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं।
सिमरन हार नहीं मानती। वो रात के सन्नाटे में कमरे का जंगला तोड़कर बाहर कूद जाती है और सीधे सोहम के पास पहुंचती है। सोहम, चलो, अगर आज नहीं गए तो ये लोग हमें मार देंगे। मुझे वाहे गुरु पर भरोसा है। माँ जी, मैं वो सब छोड़कर आ गई और हमने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने लांबा के पाठ के साथ 4 फेरे लिए और दोनों आनंद कारज करके एक दूजे के हो गए। सिमरन और सोहम की कहानी खत्म ही होती है कि तभी कुणाल और पल्लवी घर में घुसते हैं। पल्लवी अपनी कहानी सुनाती है। कुणाल, तूने मेरी बेटी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। एक हीरा व्यापारी की बेटी और एक मामूली मुनीम। अपनी औकात देख, तू इन हीरो की चमक का एक टुकड़ा भी नहीं है। जिग्नेश जी कुणाल को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। पल्लवी ये सब देख लेती है और अपनी कार से उतरकर कुणाल के पास आती है। पापा, हीरा सिर्फ सोने के साथ चमकता है, ये आपकी सोच है, लेकिन मुझे चमक नहीं, पारदर्शिता चाहिए जो कुणाल की ईमानदारी में है। ये मच्छर तक नहीं मारता, ये किसी का दिल कैसे दुखाएगा? पल्लवी, अगर तूने इस लड़के का हाथ पकड़ा तो आज से तू मेरे लिए मर गई। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। जा, मैं भी तो देखूं ये तुझे मच्छर और कीड़े वाले टूटे घर में कैसे रखता है। पल्लवी, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मेरे घर में इंसान छोड़ो मच्छर ही जिंदा नहीं रह पाते। तुम भूख और तंगहाली कैसे सहोगी? कुणाल, जहाँ सच होता है वहाँ डर नहीं होता। मुझे पत्थर जैसे हीरे नहीं चाहिए, मुझे वो पारखी नजर चाहिए जो तुमने मुझे दी है। माँ जी, पापा ने मुझे बेदखल कर दिया, पर कुणाल ने मुझे अपना लिया। हमने जैन मंदिर में शादी कर ली। सभी एक एक करके अपनी कहानी सुनाते हैं और उसके बाद उर्मिला जी। 5 बेटे और 5 अलग धर्म की बहू है। उर्मिला, तूने तो एक मांगी थी, भगवान ने तो पूरा हिंदुस्तान ही तेरे घर भेज दिया। अब झोपड़ी में 5 बहुएं प्रिया, जोया, सिमरन, मारिया और पल्लवी एक साथ खड़ी हैं। तुम 5 रानियां हो, पर मेरा घर महल नहीं है। ये फटी हुई चटाई है और खाली बर्तन। बाहर मूसलाधार बारिश है और घर में चूल्हा जलाने की भी जगह नहीं। क्या तुम सब अपनी ये महलों वाली रानियां वाली पहचान छोड़कर इस धूल में रह पाओगी? हाँ माँ, हम अब सिर्फ आपकी बहुएं हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। छत के कई कोनों से पानी टपक रहा है, जिसे रोकने के लिए फर्श पर टूटे मटके और पतीले रखे हैं। जैसे तैसे सभी ने रात गुजारी और अगले दिन घर की हालत बदतर हो चुकी है। उर्मिला जी को तेज बुखार है और कुणाल निमोनिया से कांप रहा है। या अल्लाह, घर में खाने को एक दाना नहीं है। माँ जी की तबीयत इतनी खराब है। अगर थोड़ा शोरबा या मीट का सूप होता तो उनमें जान आती, पर यहाँ तो सादी दाल भी मयस्सर नहीं। शोरबा? जोया, क्या कह रही हो? ये घर है या कसाई खाना? माँ जी बीमार है तो उन्हें सात्विक आहार चाहिए, हिंसा का खाना नहीं। और देखो, यहाँ रसोई में कीड़े घूम रहे हैं। कोई उन्हें मारना मत, वरना मुझे बहुत पाप लगेगा। ओह प्लीज पल्लवी, पाप बाद में गिनना, पहले भूख गिनो। लुक एट दिस प्लेस, ये कितनी अनहाइजेनिक है। और प्रिया, तुम ऐसे सिर ढककर कब तक कोने में बैठी रहोगी? कुछ करो। मर्यादा में रहो मरिया। छोटे कपड़े पहनकर तुम यहाँ किसी की मदद नहीं कर रही हो। और पल्लवी, अहिंसा तब काम आती है जब पेट भरा हो। अभी हमें सोचना होगा कि हम क्या खाएंगे। बस बंद करो ये अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। मारिया इंग्लिश में झाड़ रही है, जोया को गोश्त चाहिए और पल्लवी को कीड़ों की चिंता है। क्या तुम सबको माँ जी की खांसी सुनाई नहीं दे रही? तुम लोग अब भी खुद को हिंदू, मुस्लिम या जैन समझ रहे हो? अब तुम सिर्फ इस घर की मजबूर बहुए हो। तभी उर्मिला जी दीवार का सहारा लेकर थरथराते कदमों से आंगन में आती हैं। सही कह रही है सिमरन, भूख का कोई मजहब नहीं होता बेटियों। जोया, तू अब हिंदू घर की बहू है और प्रिया, तू अब इन सब की जेठानी। अगर तुम 5 अलग अलग कोनों में मुंह फुलाकर बैठी रही तो इस सीलन और गरीबी से पहले तुम्हारी नफरत तुम्हें मार डालेगी। 5 बहुएं खामोश हो जाती हैं। बिजली कड़कती है। उर्मिला जी खांसते हुए फर्श पर बैठ जाती हैं। तुम 5 पढ़ी लिखी हो, आपस में लड़ने के बजाय इस घर को बचाने का रास्ता ढूंढो। उर्मिला जी की बात सुनकर 5 के सिर झुक जाते हैं। वो फिर से अपने अपने कोनों में जाकर बैठ जाती हैं। रात के 2 बज रहे हैं। उर्मिला जी बुखार में तप रही हैं। भूख और बीमारी ने घर को घेर लिया है। तभी मारिया, जिसके पास उसका पुराना स्मार्टफोन है, तेज आवाज में चिल्लाती है, ओह जीसस, इधर आओ सब, जल्दी देखो, बाहर सब्जियां 100 रुपए किलो पार कर गई है। हमारे पास जमीन नहीं है तो क्या हुआ? इस स्क्रीन पर देखो, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के घर की दीवारों पर खेती। क्या? बिना मिट्टी के? यानी इसमें हल नहीं चलेगा, मिट्टी के जीवों की हत्या नहीं होगी? ये तो पूरी तरह अहिंसक है। यस,
क्या ये सच है मारिया? हम इन पुरानी दीवारों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बाहर की जमीन तो कीचड़ और दलदल बन चुकी है। मुमकिन है। देखो बाहर हमारे पास पुराने मटके, टूटी बाल्टियाँ और वो पुराने खराब फिल्टर पड़े हैं ना, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। पर बीज कहाँ से आएंगे और खाद? हमारे पास तो फुट्टी कौड़ी नहीं है। सिमरन, जो हम खाते हैं उसी में बीज है। मिर्च के बीज, टमाटर के दाने और खाद के लिए हम कचरे का इस्तेमाल करेंगे। हम रात में मंडी जाएंगे, वहाँ जो सड़ी गली सब्जी और पपीते के छिलके फेंके जाते हैं उन्हें लाकर हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाएंगे। तो बहनों, क्या कहती हो जाए? हाँ दीदी, हो जाए। पांचों बहुएं जुगाड़ से खेती करने को तैयार थीं। काम शुरू करने से पहले पांचों बहुएं अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद करती हैं। हे बजरंगबली, इस संकट की घड़ी में हमें शक्ति देना। या अल्लाह, हमारे इस छोटे से प्रयास में बरकत डालना। वाहे गुरु, सबदा भला करना। डियर लॉर्ड, ब्लेस आवर हार्ड वर्क। णमोकार मंत्र, शांति और अहिंसा बनी रहे। आज पहली बार लग रहा है कि मेरा घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब बन गया है। अगले दिन सुबह पांचों भाई शहर में काम ढूंढने निकल जाते हैं। वो रास्ते में बेबस हैं। सिमरन ने मेरे लिए अपना महल छोड़ दिया और मैं उसे सूखी रोटी तक नहीं दे पा रहा। काम धंधा बंद है भैया, हम क्या करेंगे? रास्ते में उन्हें जंगली फल दिखते हैं। वे उन्हें तोड़कर घर लाते हैं कि शायद बहुएं यही खा लें। लेकिन जब वे घर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा बदला हुआ होता है। ये देखो, हम फल लाए हैं। रुको कबीर, पल्लवी, जरा इधर देखो। ये जंगली फल मत खाना, ये जहरीले हो सकते हैं। हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हम कुछ बड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, बस देखते जाओ। बहुओं ने घर के कबाड़ को इकट्ठा किया। प्रिया और सिमरन ने अपनी साड़ियों के पल्लू से बाल्टियों को साफ किया। वो बहुत खुश थीं कि उन्होंने जुगाड़ कर लिया है। उन्होंने बाहर से भीग कर आई गीली मिट्टी उन बाल्टियों और मटकों में भरी। देखो, इस टूटे मटके में मैंने टमाटर के बीज डाले हैं। इस बाल्टी में मिर्च और मेथी। मैंने अपने पास रखे पुराने मसालों से धनिया और राई निकाली है। बस कुछ दिन, फिर हमारी अपनी रसोई यही तैयार होगी। उन्होंने उन बाल्टियों को आंगन के किनारे रख दिया। उन्हें लगा कि बाल्टी के अंदर बीज सुरक्षित हैं। लेकिन उस रात बारिश का कहर और बढ़ गया। बाल्टियों और मटकों में पानी भरने लगा। उनमें पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह जब मारिया और पल्लवी उम्मीद के साथ पौधों को देखने आई तो वहां हरियाली के बजाय सफेद फफूंद और बदबू थी। ओह नो, ये क्या हाल हो गया? बाल्टियों में तो पानी जमा होकर सड़ने लगा है। बीज तो दिख ही नहीं रहे, सब गल गए। मिट्टी इतनी गीली हो गई है कि बीजों को हवा ही नहीं मिली। देखो, ये टमाटर के बीज तो काले पड़ गए हैं। हमने तो सोचा था बाल्टी में ये सुरक्षित रहेंगे, पर ये तो मौत का कुआं बन गए। हमारी गलती समझ आ गई। हमने सिर्फ बाल्टियों में बीज डाल दिए, पर पानी निकालने का रास्ता नहीं बनाया और बीज दब गए हैं। हमें मिट्टी की जगह नारियल का बुरादा और बाल्टियों में छेद करने होंगे। मिट्टी में बोए गए बीज बारिश में सड़ चुके थे, लेकिन बहुओं ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में पांचों बहुएं बोरियां लेकर मंडी के कूड़ेदानों के पास खड़ी हैं। भाई साहब, ये छिलके फेंकिए मत, हमें दे दीजिए। पागल हो गई है क्या? अमीर घर की लगती है और कूड़ा बटोर रही है। कूड़ा तब तक है जब तक जमीन पर पड़ा है। हमारे हाथ में आकर ये काला सोना बनेगा। जोया और सिमरन मंडी के कोनों से फटी हुई आलू की बोरियां और पुराने टायर इकट्ठा करती हैं। मारिया कबाड़ी वाले से कुछ पुरानी खिड़की की जालियां और नारियल के रेशे मांग कर लाती है। घर आकर हम इन आलू की कटी बोरियों को काटकर उन्हें छोटे छोटे बैग्स बना देते हैं और उनमें छेद कर देते हैं। हम दोनों मिलकर पुरानी खिड़कियों की जालियों को दीवार पर कीलों से ठोककर सेट कर देते हैं। और मैं नारियल के बुरादे से बेस तैयार करती हूँ और इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स कचरे से ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना देती हूँ। देखो, मिट्टी भारी होती है, इसीलिए हम इस हल्के नारियल के बुरादे का इस्तेमाल करेंगे। इन बोरियों को जाली पर लटका दो ताकि पानी रुके नहीं, बस नमी बनी रहे। पांचों ने मिलकर एक बाल्टी में फूड वेस्ट और मिट्टी से खाद बनाई। उन्होंने टायर में बेल वाली सब्जियां लगाई और टूटे टबों में आलू। पुरानी जाली पर मेथी, पालक और धनिये की हरियाली बिछा दी। पांचों खुश थीं। लेकिन उसी रात मौसम अचानक भयानक हो जाता है। ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर इन पौधों पर सीधे बारिश और ओले गिरे तो ये कोमल पत्तियां टूट जाएंगी। हमें इनके ऊपर एक शेल्टर बनाना ही होगा। उन्होंने एक पुरानी त्रिपाल से देसी ग्रीन हाउस बनाया था, लेकिन अचानक आए तूफान ने उसे उखाड़ना शुरू कर दिया। ओले उनकी नाजुक मेथी और धनिये की कोपलों को कुचलने के लिए तैयार थे। नई त्रिपाल की रस्सियां टूट रही है। अगर ओले गिरे तो सब खत्म हो जाएगा। जोया, तुम उस कोने से रस्सी पकड़ो। सिमरन, तुम दीवार पर चढ़कर कील में इस छोर को बांधो।
पल्लवी, तुम बीच में डंडा लगाओ ताकि पानी बीच में जमा ना हो। पांचों बहुएं मूसलाधार बारिश में भीगते हुए त्रिपाल को दीवार और खंभों के बीच तानने की कोशिश करती हैं। हवा के झोंके त्रिपाल को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया दीदी, रस्सी हाथ से फिसल रही है, हवा बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है ये त्रिपाल हमें ही उड़ा ले जाएगी। पकड़ के रख जोया, हार नहीं माननी, वाहिगुरु का नाम ले और खींचे से। तभी अचानक बिजली कड़कती है और एक तरफ से रस्सी टूट जाती है। त्रिपाल फड़फड़ाने लगती है और ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। बहुओं ने कबाड़ से जो देसी ग्रीन हाउस बनाया था, तूफान उसे उखाड़ने लगता है। नहीं, त्रिपाल की रस्सियाँ टूट रही है। अगर ये ओले पौधे पर गिरे तो हमारी हफ्तों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। आज ये साड़ियाँ सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं, अपनी मेहनत बचाने के लिए ढाल बनेगी। पांचों बहुएं अपने अपने पल्लू एक दूसरे से मजबूती से बांधती हैं। वो त्रिपाल के कोनों को अपने हाथों से पकड़कर एक घेरा बना लेती हैं। कोल्ड, वेरी कोल्ड, पर हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ये फसल हमारी आखिरी उम्मीद है। पूरी रात ओले उनके शरीर पर गिरते रहे। वो ठंड से नीली पड़ती रही, लेकिन उस इंसानी पतवार ने हार नहीं मानी। आसमान का कहर उन पांचों बहुओं की एकता के सामने छोटा पड़ गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ती है। फर्श पर पांचों बहुएं थकी हारी बैठी हैं, और जो दीवारें कभी सीलन से काली और बदसूरत थीं, आज वो मेथी, पालक, धनिया और टमाटर की मखमली हरियाली से लदी हुई थीं। लुक, छोटे छोटे टमाटर निकल आए हैं। मेथी की खुशबू कितनी ताजी है। देखा, बिना हिंसा और बिना कीटनाशक के सिर्फ प्यार और मेहनत से हमने दीवारों पर सोना उगा दिया। जब पूरे इलाके में सब्जियों की किल्लत थी, उर्मिला जी के घर में ताजी सब्जियां, बिना मिट्टी की, बिना कीटनाशक की, ऐसी शानदार सब्जियां थीं जो शहर में कहीं नहीं थीं। देखते ही देखते उनकी सब्जियां ऊंचे दामों पर बिकने लगती हैं। तभी मारिया ने अपनी डिजिटल स्किल दिखाई। सर, हमारे पास पंचरत्न शुद्ध सब्जी है, 100% ऑर्गेनिक और वर्टिकल फार्मिंग से उगी हुई। क्या आप डील करेंगे? मारिया ने बड़े बड़े मॉल्स के ओनर से डील की और कुछ ही दिनों में शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां गांव पहुंचने लगती हैं। ताजी सब्जियों की टोकरियां चढ़ाई जा रही हैं। ग्राहक ऊंचे दामों पर सब्जियां खरीद रहे हैं। ये तो किसी लैब की सब्जी लग रही है, इतनी शुद्ध और ताजी। ये लैब की नहीं साहब, ये एक माँ के 5 बेटों और बहुओं के भरोसे की उपज है। देखते ही देखते बिना मिट्टी वाली पंच रत्न सब्जियों की खबर शहर के बड़े बड़े होटल्स और एक्सपोर्टर्स तक पहुंचने लगी। घर की दीवारों से उगी सब्जियों के प्रॉफिट से बहुओं ने गहने या सुख सुविधाएं नहीं खरीदी, बल्कि गांव की वो बंजर जमीन ली जिसे सब बेकार समझते थे। आज वहां पंच रत्न ऑर्गेनिक फार्म खड़ा है। लड़कियों, खुशखबरी, शहर के सबसे बड़े रॉयल पैलेस होटल का ईमेल आया है। उन्हें अपने VIP बुफे के लिए रोजाना 100 किलो ऑर्गेनिक सैलेड और बेबी कॉर्न चाहिए। और सुनिए, उन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। सुभान अल्लाह। मारिया, जरा देखो तो, ये ग्रीन बास्केट मॉल वाले भी तो 200 किलो पालक मांग रहे हैं। क्या हमारे पास इतना स्टॉक तैयार है? स्टॉक की फिक्र मत करो जोया, सोहम और कबीर ने सुबह ही तीसरी लेयर से ताजा पालक काट ली है। बस ध्यान रहे, हमारी पैकिंग में एक भी पत्ता मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। मारिया, उनसे कह दो कि हमारी सब्जियां खेत से सीधे किचन पहुंचेगी। और हाँ, हर बॉक्स के साथ एक छोटा सा नोट जरूर डालना, 5 अलग धर्म वाली बहुओं की सब्जी की खेती और घर। अब हमारे पास सिर्फ सब्जियां नहीं है, हमारे पास डेटा है। देखिए, पिछले 3 महीनों में हमने शहर का 40% ऑर्गेनिक मार्केट कवर कर लिया है। बिल्कुल, और हम गांव की दूसरी गरीब महिलाओं को भी ट्रेनिंग देंगे। उन्हें भी सिखाएंगे कि कबाड़ से कैसे सोना उगाया जाता है। फार्म के अंदर का नजारा जादुई है। लोहे के ऊंचे ऊंचे स्टैंड्स पर हजारों की तादाद में पौधे लगे हैं। छत पर सोलर पैनल चमक रहे हैं और हवा में सेंसर्स लगे हैं जो नमी की जांच कर रहे हैं। लड़कियों, देखो, हमारा नया स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम तैयार है। अब पाइपों के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचेंगे। एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होगा। और यहाँ देखो, हमने जो बड़े स्तर पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई है, उससे खाद की गुणवत्ता दुगनी हो गई है। ध्यान रहे, हर टोकरी पर पंचरत्न का QR कोड होना चाहिए। ग्राहक स्कैन करे तो उन्हें पता चले कि ये सब्जी किस दिन और किस तापमान पर उगी है। प्रिया दीदी, आज शहर के 5 बड़े होटलों के अलावा 3 एक्सपोर्ट हाउस से भी इंक्वायरी आई है। हमारी सब्जी अब 7 समंदर पार जाने को तैयार है। वक्त बदला और मेहनत रंग लाई। टूटी छत की जगह अब एक खूबसूरत छत थी, जिसकी बनावट में 5 धर्मों की खूबसूरती का मेल था। 5 बहुओं की तस्वीरें रोज अखबार में छपने लगी, जिसे देखकर 5 रईस पिता अपनी मर्सिडीज और BMW से गांव पहुंचते हैं। वे अपनी बेटियों को बिजनेस टाइकून की तरह काम संभालते देख दंग रह जाते हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हम महलों में रहकर भी गरीब निकले और तुमने इस मिट्टी और कचरे से अपनी किस्मत चमका ली। साहब,
मेरी बहुएं सिर्फ आपकी बेटियां नहीं थी, ये तो साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा निकली। इन्होंने दीवारों पर नफरत की जगह खुशहाली उगा दी। पांचों भाई अब अपनी पत्नियों के साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं। घर की दीवारों पर अब नफरत नहीं, हरी भरी सब्जियां लहलहा रही हैं। तो जब ये 5 अलग अलग धर्मों वाली बहुओं ने एक टूटे घर को स्वर्ग बना दिया, तो क्या हम नफरत की दीवारों को तोड़कर अपनी तरक्की और भाईचारे की नई फसल नहीं उगा सकते? कमेंट में बताइएगा जरूर।